दोस्तों हमारे देश में रिटेल लेवल पर मतलब उपभोक्ता के लेवल पर, जैसे कि आप जब कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको जो महंगाई झेलनी पड़ती है वो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। आरबीआई ने एक बैंड बनाया हुआ है। आरबीआई ने बोला हुआ है कि भाई हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को 2 से 6% के बीच में रखेंगे। अगर महंगाई इससे ऊपर जाती है या 2% से नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि वो देश की जनसंख्या के लिए खराब होती जा रही है, नुकसानदेह बनती जा रही है। बट अभी महंगाई 6.21% पर खड़ी है, मतलब इसने अपनी अपर लिमिट को ब्रीच कर दिया है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, आरबीआई की लिमिट्स को पार कर चुकी है। राइट, और इसका ज्यादा इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है? इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है गरीब किसानों पर, इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है गरीब गांव की जनता पर, क्योंकि गांव में महंगाई ज्यादा है अर्बन एरियाज से भी। मतलब रूरल इन्फ्लेशन हैज सरपास्ड द अर्बन इन्फ्लेशन। शहरों में रहना सस्ता है, गांव में रहना महंगा है। 6.68% रूरल एरियाज में महंगाई है, तो इसका गरीबों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे कि किस तरह ये इशू एक बहुत गंभीर इशू है, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों आ रही है। राइट, तो फर्स्ट इंडिया का सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन का डेटा आया और उसमें ये बताया गया कि 6.21% हमारे अक्टूबर 2024 में महंगाई है, जो कि इससे पहले सितंबर में केवल 5.49% थी, विद इन द अपर लिमिट थी, बट अब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। पिछले 14 महीनों में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जुलाई और अक्टूबर में ये केवल 3.65% और 3.54% थी। महंगाई आखिरकार क्यों बढ़ रही है? फूड सेक्टर में सब्जियां जो है वो महंगी होती चली जा रही है। सब्जियों में डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, मतलब 10% के ऊपर महंगाई बढ़ चुकी है सब्जियों में। हर साल सब्जियां 10% महंगी होती चली जा रही हैं। ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि किसान सब्जियां उगाता तो बहुत है, मगर क्या उन सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज है? क्या उन सब्जियों के लिए हमारे पास मार्केट है? क्या हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे हमारी कोई इनकम हो रही है? क्या वो सब्जियां बर्बाद हो जा रही हैं? यस, वो सब्जियां पूरी तरह से बर्बाद हो जा रही हैं, और इस पर कई सारी कमिटीज की रिपोर्ट है। दलवाई पैनल की रिपोर्ट आ चुकी है, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए तो वहां पर हम इन सारी कमिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह हमें अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इसमें जो क्रॉप्स हैं उनको डैमेज होने से बचाना है। अगर हमें डैमेज होने से बचा लिया तो हम फूड सिक्योरिटी को अपनी देश की जनता के लिए क्या कर लेंगे? इंश्योर कर लेंगे, क्योंकि किसान इनफ उगाता है, हम उसको लंबे समय तक रख नहीं पाते फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाती हैं सारी की सारी चीजें। इशू क्या है? देखो भाई, अक्टूबर इन्फ्लेशन रेट जो है वो आरबीआई के बैंड 2 से 6% का जो बैंड है उससे बाहर जा चुका है पिछले 14 महीनों में पहली बार। आरबीआई का जो मीडियम टर्म टारगेट है वो है कि भाई इसको 4% के आसपास रखना है। इन्फ्लेशन को हमें 4+2 - 2 मैकेनिज्म में कंट्रोल करना है। आइडियल कंडीशन क्या है? 4%। And inflation exceeding this target in recent months reflects ongoing price pressures कि कितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है। The central bank typically aims to maintain inflation stability within the target band to support sustainable economic growth। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी तो एक बड़ी जनता है जो कि कंजम्पशन ही बंद कर देगी, जिसके अंदर कंज्यूमरिज्म खत्म हो जाएगा। गरीब जनता कंज्यूम नहीं करेगी, वो परचेज करना बंद कर देगी, और वही हमारे देश की इकोनॉमी को चला रही है। इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा? इट बीइंग अबव 4% कंसिस्टेंटली एंड नाउ सरपासिंग 6%, इट क्रिएट्स अ चैलेंज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच में डिले एनी रेट कट्स एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, पूरी दुनिया में रेट कट्स हो रहे हैं ग्लोबली। अमेरिका ने भी रेट कट किया, यूरोपियन इकोनॉमीज ने भी रेट कट किया। हमारे देश में हमारा जो आरबीआई है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेट कटिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे आने वाले समय में हम थोड़ा एक्सपैंड करेंगे इकोनॉमी को अपनी, और उसके लिए रेट कट करना जरूरी है। बट क्या ऐसे समय में जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, क्या हम अपने रेट्स को कट कर सकते हैं क्या? अगर हमने रेट को कट किया तो इन्फ्लेशन और तेजी से भागेगी ऊपर। राइट, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह इन्फ्लेशन ऊपर जा रही थी नवंबर 23 में, और उसके बाद इन्फ्लेशन एक प्लेटू शो करती है और उसके बाद डिप करती है इन्फ्लेशन। यहाँ पे कंट्रोल किया गया इन्फ्लेशन को, रेपो रेट्स हाई थे। राइट, इन्फ्लेशन कंट्रोल ही, मगर फिर से इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगी है, और ये हम फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ बास्केट जिसमें कि जनरली यूज की जाने वाली सारी की सारी चीजें, सारे गुड्स और सर्विसेज हम रख देते हैं, और उनका एवरेज प्राइस निकालकर हम क्या बना देते हैं? सीपीआई बनाते हैं। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ सैंपल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्राइस डेटा कलेक्टेड पीरियोडिकली। ठीक है, समय समय पर ये डेटा अपडेट किया जाता है।
CPI tracks price changes at the consumer level, while the wholesale price index tracks changes in the prices at the producer level. Unlike the CPI, WPI includes only goods, क्योंकि सर्विसेज तो हम होलसेल में नहीं खरीदते ना, सर्विसेज तो एक ही इंसान से खरीदते हैं, राइट? तो सर्विसेज आपकी हमेशा कंज्यूमर लेवल पर ही होंगी, केवल गुड्स आप होलसेल लेवल पर खरीद सकते हो, राइट? तो वो प्रोड्यूसर के लिए जो प्राइस चेंजेस है वो शो करता है। अब सीपीआई में क्या क्या आता है? हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? आप हेयर कट लेने जाते हो, सैलून वगैरह जाते हो, वो सारी चीजें, रिक्रिएशन, मेडिकल केयर, फूड एंड बेवरेजेस, ये सारी की सारी चीजें आपकी सीपीआई में इंक्लूडेड हैं, राइट? रीजन क्या है अपवर्ड ट्रेंड के? फूड प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सबसे ऊपर इसीलिए मैंने मेंशन किया है। 11% के आसपास इन्फ्लेशन है आपकी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और ऑयल्स में, राइट? सप्लाई चेन डिसरप्शंस है। देखिए, सीजनल वेदर हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती चली जा रही है, और अब अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, कभी भी रेनफॉल हो रहा है, कभी भी धूप पड़ जा रही है, और आज देख रहे हैं आपकी स्मॉग की वजह से धूप ही नहीं है, राइट? तो ऐसे में कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप का ग्रो होना मुश्किल हो जाता है, धूप अगर लंबे समय तक नहीं आती तो। अनसीजनल वेदर एंड लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है, रोड में गड्ढे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, एनिमल फीड, रेजिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। इन सभी को कम करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, बट स्कीम्स का जो इंप्लीमेंटेशन है वो डिलेड है। अगर वो ज्यादा डिले हो गया तो उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे लिए, मेक इन इंडिया और ये सारी चीजें, ठीक है? बेस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बेस इफेक्ट का भी इंपैक्ट पड़ता है। लो इन्फ्लेशन रेट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर मेक करंट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस अपीयर हायर। पिछले सालों में इन्फ्लेशन कंट्रोल रखी आरबीआई ने, अब इस साल वो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई हमें दिख रही है पिछले साल की बजाय, राइट? इंपैक्ट क्या होगा इसका? परचेजिंग पावर घट जाएगी। एक बहुत बड़ी जनता है, उसके लिए इतना बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है, कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गई, घट गई, बट एक मिलियंस और मिलियंस में लोग हैं जिनके लिए छोटा छोटा भी चेंज जो आता है ना महंगाई में, वो बहुत इंपैक्टफुल होता है, राइट? तो परचेजिंग पावर हमारे देश की जनता का घटेगा, लोअर इनकम हाउस होल्ड जो है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा एक्सपेंडिचर का, रेट कट्स जो है वो डिले करने पड़ेंगे आरबीआई को, क्योंकि अगर अभी रेट कट करता है तो इन्फ्लेशन और तेजी से शूट अप होगा, ठीक है? फेस्टिव सीजन की स्पेंडिंग जो है उसमें भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि दिवाली इस बार उतना अच्छा नहीं गया लोगों का, दिवाली पर लोग खर्च नहीं कर पाए। सप्लाई चेन और प्रोडक्शन कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसके साथ बढ़ जाती है, राइट? मगर वो अलग बात है कि प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं इन्फ्लेशन के वक्त में कमाते भी बहुत भयंकर है, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने यहाँ बिजनेस को नहीं बढ़ाएंगे आउट ऑफ द फियर ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ सकता था वो नहीं आएगा, क्योंकि हम बिजनेसेस को नहीं बढ़ा रहे, हम लोन सस्ता नहीं कर रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बाहर के देशों में चला जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा, राइट? आगे क्या हम कर सकते हैं? देखो, सप्लाई चेन इंटरवेंशंस को टारगेट करें, हमें वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी बनानी पड़ेंगी, हमें ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देनी पड़ेगी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो हम चिल्ला रहे हैं, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम चिल्ला रहे हैं, उसका जल्दी से जल्दी हमें उसको बना करके तैयार करना होगा, ठीक है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना होगा, कम से कम इनपुट्स लगे, कम से कम कॉस्ट लगे, इनपुट कॉस्ट, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे प्रोग्राम, फसल बीमा योजना जैसे प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चलाने पड़ेंगे, कृषि सिंचाई योजना जैसे प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चलाने पड़ेंगे। इंपोर्ट रिलीफ, टेम्परेरी इंपोर्ट रिलीफ, ठीक है? कंसीडर शॉर्ट टर्म इंपोर्ट मेजर्स फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, जो कमोडिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, इनका हमें इंपोर्ट जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लेशन का जो है, महंगाई जो है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। प्लस आरबीआई का पॉलिसी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए इस वक्त? शुड मेंटेन अ कॉशियस अप्रोच मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन क्लोजली, राइट? कि इन्फ्लेशन किस किस जगह पर है, अगर रेट कट इस टाइम किया तो उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट के पास जो कमोडिटीज पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट के पास जो फूड ग्रेन्स पड़े हुए हैं, उनको इस टाइम मार्केट में उनको निकालना चाहिए, राइट? इसके अलावा सपोर्ट फॉर लो इनकम हाउस होल्ड, सपोर्ट देना चाहिए उनको, किसी ना किसी तरीके का इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं ऐसे समय में, रेमिटेंसेस मतलब एक तरफ यूनिलैटरल पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि फूड ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट हो। हम बहुत ज्यादा एक ही तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मिलेट्स का कल्टीवेशन करेंगे, मिलेट्स होंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं व्हीट पर से और राइस पर से प्रेशर कम होगा, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है।
लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, राइट, टू एड्रेस राइजिंग फ्यूल एनर्जी कॉस्ट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड एफिशिएंट फ्यूल पॉलिसीज टू स्टेबलाइज इनपुट कॉस्ट अक्रॉस सेक्टर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी को तो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बट उनका जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन हो, प्लस लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी बनाए, रिन्यूएबल एनर्जी को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस है? ये ट्रैक करता है प्रोड्यूसर लेवल पर जो महंगाई होती है, भाई हमारे जो बनाने वाले हैं, उत्पादक हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको महंगाई कितनी फेस करनी पड़ रही है, और ये बताता है कि जो खरीदने वाले हैं उनको कितनी महंगाई फेस करनी पड़ रही है। सीपीआई गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइस चेंजेस को कंसीडर करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं करता है। डब्ल्यूपीआई केवल गुड्स को ट्रैक करता है, राइट। डब्ल्यूपीआई गिव्स मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बट सीपीआई में फूड आइटम्स को ज्यादा वेटेज दिया गया है, राइट। ये मेंशन करने लायक, ये याद करने लायक आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं। Which of the following statements are correct regarding the CPI and WPI? देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक। पहला, CPI measures inflation at the consumer level, correct, including both goods and services, correct, while WPI measures inflation at the producer level, focusing only on goods, correct, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, WPI gives more weight to food items, गलत, अभी अभी हमने देखा। CPI gives more weight to manufactured goods, गलत, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तीसरा, CPI reflects price changes in both urban and rural areas, ठीक, सही, while WPI is only calculated for urban areas, गलत। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तीसरा भी। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। आंसर ढूंढते हैं, ए पार्ट विल बी करेक्ट, राइट। सो दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। और देश में महंगाई से रिलेटेड परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, आप भी इसका शिकार हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करिए। फूड ऑल्टरनेटिव्स अपने क्रिएट करिए, जिससे कि आप फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन को बाईपास कर सको। For more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.